बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने क्लैप ऑसिलेटर और कॉलपिट्स ऑसिलेटर को जो है वो डिस्कस किया। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हार्टले ऑसिलेटर। हार्टले ऑसिलेटर जो है वो बेसिकली जो है वो क्लैप्स ऑसिलेटर या कॉलपिट्स ऑसिलेटर की तरह ही है, बस इसका जो फीडबैक सर्किट है उस फीडबैक सर्किट में आपने जो नेटवर्क इस्तेमाल किया बेसिकली वो एलसी फीडबैक नेटवर्क है। लेकिन आप अगर देखें कॉलपिट ऑसिलेटर में आपने 2 कैपेसिटर इस्तेमाल किए थे और 1 इंडक्टर इस्तेमाल किया था। ये बिल्कुल उससे डिफरेंट है कि यहाँ पर आप 2 इंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं और 1 कैपेसिटर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप इस सर्किट को ज़रा गौर से देखें, ये R1 R2 ये वोल्टेज डिवाइडर 22 है, ये BJT जो कि एम्पलीफिकेशन का पर्पस जो है वो यहाँ पर प्ले करेगा, R3 जो कि कलेक्टर रेजिस्टेंस है, R4 जो कि एमीटर रेजिस्टेंस है, C1 ये इनपुट कपलिंग कैपेसिटर है, C2 आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर है और C3 जिसको एमीटर बाईपास कैपेसिटर कहा जाता है। तो बेसिकली ये जो सर्किट है ये सर्किट तो वही कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है जो कि वोल्टेज गेन प्रोवाइड कर रहा है। अब आप आउटपुट को क्या कर रहे हैं, यहाँ से फीडबैक कर रहे हैं। इसका मतलब है इस टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज है ये वाला वोल्टेज, अब मैं इसको जो है वो V आउट कह देता हूँ, और यहाँ से जो वोल्टेज है वो फीडबैक होके इस एम्पलीफायर के इनपुट पे पहुँच रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर जो वोल्टेज है उसको हम क्या कहेंगे, VF कहेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती थी वो हम ये कहते थे कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फीडबैक फैक्टर, यानी जिसको B कहा जाता है। और फीडबैक फैक्टर क्या चीज़ है, ये रेशियो है VF की, यानी जो वोल्टेज फीडबैक हुआ, और टू द V आउट जो कि यहाँ से आप वापस लेकर आ रहे हैं VF। इस टर्मिनल और ग्राउंड के दरम्यान इफेक्टिवली आपको जस्ट L1 दिखाई दे रहा है। तो अगर आपने वोल्टेज मालूम करना है तो आप यूँ मालूम करेंगे, करंट मल्टीप्लाइड बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ दिस कॉइल L1। इसी तरह से अगर आपने V आउट मालूम करना है तो ये आउटपुट टर्मिनल और ये ग्राउंड के दरम्यान इफेक्टिवली आपको L2 दिखाई दे रहा है, तो आप लिखेंगे I इंटू XL2। I दोनों के लिए सेम इसलिए रखा है क्योंकि ये एक सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में करंट जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यहाँ पर इस करंट को इस तरह से मेंशन कर लें। मैंने कन्वेंशनल करंट जो है वो यहाँ पर कंसिडर किया है कि इधर से करंट इस तरह से इस लूप के अंदर जो है वो फ्लो करता रहेगा। तो ये I कैंसिल हो जाएगा। XL1, अब इंडक्टर की रिएक्टेंस होती है 2πf इंटू L, तो इसी तरह से ये आ जाएगी 2πf इंटू L2। तो ये 2πf कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास B की वैल्यू आ जाएगी L1 ओवर L2। इसका मतलब है कि ये जो 2 कॉइल्स हैं L1 और L2 हमने यहाँ पर लगाई, इन दोनों की जो वैल्यूज़ की रेशो है वही फीडबैक फैक्टर है। अब हम ऑसिलेटर की बेसिक कंडीशन की तरफ आ जाते हैं। वो कंडीशन ये थी कि AV इंटू B दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप AV की वैल्यू अगर निकालेंगे तो AV की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 ओवर B। इसका रेसिप्रोकल कर लें तो इसका मतलब है कि जो वोल्टेज गेन हमें रिक्वायर्ड है वो इसका रेसिप्रोकल है, वो है L2 ओवर L। अब हर ऑसिलेटर के साथ हम जो है वो एक एक्स्ट्रा कंडीशन पढ़ते आ रहे हैं, उसे हम कहते थे स्टार्टअप कंडीशन। और स्टार्टअप कंडीशन ये थी कि AV इंटू B, यानी ये जो लूप गेन जिसे हम कहा जाता है वो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा हो, ताकि ऑसिलेशन जो है वो क्या हो जाए, बिल्डअप हो जाए। यानी ये स्मॉल ऑसिलेशन जो है वो ग्रेजुअली बिल्डअप होके लार्ज ऑसिलेशन में जो है वो कन्वर्ट हो जाए। तो इसका मतलब है कि स्टार्ट में कंडीशन ये होनी चाहिए AV दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 ओवर B, और 1 ओवर B अभी आपने देखा 1 ओवर B किसके बराबर है, L2 ओवर L1। तो इसका मतलब है स्टार्ट में वोल्टेज गेन जो है वो हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। और है ये कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन का फॉर्मूला था माइनस साइन, क्योंकि 180 का फेस शिफ्ट आता था। कलेक्टर रेजिस्टेंस, तो कलेक्टर रेजिस्टेंस है R3 ओवर RE प्राइम। तो मैंने लास्ट टॉपिक में भी ये आपको एक्सप्लेन किया था कि आप R3 को वेरिएबल कर लें, स्टार्ट में इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा रखें ताकि वोल्टेज गेन जो है वो इस पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा रहे, और फिर आप इसको कम करके इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर वोल्टेज गेन को रिड्यूस कर लें। दूसरी बात, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी उस दिन भी हमने निकाली थी, कोई भी सर्किट हो, सीरीज़ RLC सर्किट हो, पैरेलल RLC सर्किट हो, उसमें जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है
वो आप इस फॉर्मूले से निकालते हैं 1/2 पाई एल सी स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर कैपेसिटर एक ही है, वो है C5, तो मैं यहाँ पर C5 लिख देता हूँ। इंडक्टर दो हैं, इन दोनों की जो टोटल इंडक्टेंस है उसको मैं कह देता हूँ LT, यानी टोटल इंडक्टेंस। और अभी हमने देखा सीरीज सर्किट था, क्योंकि करंट जो है वो हर इंडक्टर में से सेम है, तो इसका मतलब है टोटल इंडक्टेंस जो है वो इंडिविजुअल इंडक्टेंसेस का क्या होगी, सम होगी, क्योंकि सीरीज़ में इंडक्टेंस ऐड होती है। जिस तरह से सीरीज़ में रेजिस्टेंस ऐड होती है उसी तरह से इंडक्टेंस भी जो है वो ऐड होती है। तो ये उसकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फार्मूला, और ये हमारे पास जो है वो टोटल इंडक्टेंस। तो इस तरह से जो है वो आप हार्टली ऑसिलेटर को जो है उसकी वर्किंग को दे सकते हैं। यानी अगर हमें कॉलपिट ऑसिलेटर की अंडरस्टैंडिंग है तो वहाँ पर कैपेसिटेंसेस की रेशो होती थी, यहाँ पर इंडक्टेंसेस की रेशो है, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है हार्टली ऑसिलेटर में और कॉलपिट्स ऑसिलेटर में, ठीक है। लेकिन इन प्रैक्टिस हार्टली ऑसिलेटर इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कॉलपिट ऑसिलेटर को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक और ऑसिलेटर जिसको आर्मस्ट्रॉन्ग ऑसिलेटर कहा जाता है। अब ये जो आर्मस्ट्रॉन्ग ऑसिलेटर है, इसके अंदर फीडबैक सर्किट में हम जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे एक ट्रांसफार्मर, ठीक है, और इसके अलावा उस ट्रांसफार्मर के साथ पैरेलल में एक कैपेसिटर जो है वो हम लगाएंगे, ठीक है। तो असल में आप देखें, ये मैं सर्किट वही बना रहा हूँ जो यहाँ पर बना हुआ है, यानी ये एक NPN ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करके हमने क्या चीज़ बना दी है, ये हमने एक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर जो है वो बना दिया, ठीक है। ये एमीटर को हम बाईपास कर देते हैं एक कैपेसिटर की हेल्प से। ये कलेक्टर को आप जो है वो पावर सप्लाई जो है वो दे रहे हैं, ठीक है। ये इनपुट का कपलिंग कैपेसिटर जो है वो आप अटैच कर दें, यहाँ पर आउटपुट का कपलिंग कैपेसिटर जो है वो हम अटैच कर देंगे, ठीक है। अब असल जो इशू है वो वही है कि हमें क्या काम करना है, हमें काम ये करना है कि हम फीडबैक कैसे करेंगे। फीडबैक करने के लिए पैरेलल LC सर्किट, देखें एक कैपेसिटर इस्तेमाल किया, इस कैपेसिटर को मैंने नाम दे दिया C1, बाकी इनको भी नाम देते हैं C2, जस्ट लाइक C3 और C4। ये जो कैपेसिटर है इसके साथ जो है वो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे। अब ये ट्रांसफार्मर जो है, आपको पता है ट्रांसफार्मर की जो है वो दो कॉइल्स होती हैं। ये पहली कॉइल है, देखें इसके साथ एक डॉट लगा दिया मैंने, ठीक है, और उसके साथ ही मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक दूसरी कॉइल जो है वो लगा देता हूँ, ठीक है। उस दूसरी कॉइल को भी हम जो है वो वापस वोल्टेज को फीडबैक कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। अब देखें मैंने क्या किया है कि यहाँ पर एक डॉट लगाया है और एक डॉट यहाँ पर लगाया है, ठीक है। अब ये डॉट का मकसद क्या होता है, डॉट का मकसद ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें ये कोर है, यानी ये स्टील का बना हुआ जो है वो कोई फ्रेम है, इसके ऊपर अब देखें मैं अगर यूँ एंटी क्लॉक जैसे मेरा राइट हैंड जो है वो कर लो रहा है, इस शक्ल में कॉइल को वाउंड करूँगा तो ये मेरा जो राइट हैंड का थंब है ये इरेक्ट है, बाहर की तरफ है, आउट ऑफ द बोर्ड। तो ये जो थंब है ये आउट ऑफ द बोर्ड है, इसका मतलब है कि इस वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड है अपराइट है, ऊपर की तरफ है। अगर इसी फ्रेम के ऊपर मैं वाइंडिंग यूँ करता क्लॉकवाइज, तो अब ये मेरा थंब जो है वो कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, डाउनवर्ड, यानी इनटू द बोर्ड। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये जो डॉट नीचे की तरफ लगा हुआ है, इसका मतलब है इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स अगर यहाँ से एमिनेट हो रहा है तो इसका फ्लक्स जो है वो यहाँ से एमिनेट होगा। तो ये जो डॉट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं ये एक्चुअली में किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, ये 180 डिग्री का फेस शिफ्ट इंडिकेट करते हैं। यानी अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल है तो यहाँ पर नेगेटिव साइकिल। आप देख रहे हैं कि ये 180 का फेस शिफ्ट कॉमन एमीटर एम्पलीफायर ने प्रोवाइड करना है, तो 180 ये टोटल मिलके जो है वो 360 का फेस शिफ्ट हो जाएगा। सबसे पहले ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी। अब देखें ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ से ही जो है वो यूज़ करेंगे 1/2 पाई LC। अब देखें ये कैपेसिटर है और ये प्राइमरी कॉइल जो है इसकी जो इंडक्टेंस है, इसका मतलब है हम प्राइमरी कॉइल की इंडक्टेंस इस्तेमाल करेंगे, उसको मैं L प्राइमरी कह रहा हूँ, और C1। तो ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगी, इसकी ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी बन जाएगी। दूसरी बात फीडबैक फैक्टर। अब फीडबैक फैक्टर क्या है, हम प्राइमरी को यहाँ पर वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इस वोल्टेज का नाम है V आउट, और सेकेंडरी से वोल्टेज को हम क्या कर रहे हैं, फीडबैक कर रहे हैं। तो हम जानते हैं फीडबैक फैक्टर है VF ओवर V आउट। अब VF वो वोल्टेज है जो सेकेंडरी के क्रॉस आ रहा है, तो मैं इसको V सेकेंडरी कह देता हूँ। V आउट वो वोल्टेज है जो प्राइमरी के क्रॉस है, तो मैं इसको कह देता हूँ V प्राइमरी।
और आप सब जानते हैं कि सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज की जो रेशो होती है वो सेकेंडरी की नंबर ऑफ़ टर्न्स और प्राइमरी की जो नंबर ऑफ़ टर्न्स होती हैं उनकी रेशो के बराबर होती है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, फीडबैक फैक्टर है। अब ए वी इंटू बी, यानी ये ऑसिलेटर की दूसरी कंडीशन है, तो शुड बी इक्वल टू 1। यहाँ से ए वी की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, 1/b। इसका मतलब है कि ये जो एम्पलीफायर है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, इसका गेन हमने इस बी के बिल्कुल क्या करना है, ऑपोजिट रखना है। तो जब बी का ऑपोजिट यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आ जाएगा n प्राइमरी ओवर n सेकेंडरी, ठीक है। लेकिन स्टार्ट में जो स्टार्टअप कंडीशन थी वो ये थी कि ए वी मस्ट बी ग्रेटर देन 1/b। इसका मतलब है स्टार्ट में जो हमारा वोल्टेज गेन होना चाहिए इस एम्पलीफायर का, वो इस n प्राइमरी ओवर n सेकेंडरी से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। और तरीकाकार वही होगा कि हम R3 को वेरिएबल बना के इस वोल्टेज गेन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इस तरह के एम्पलीफायर को आर्मस्ट्रॉन्ग एक ऑसिलेटर कहा जाता है। दूसरा, इस तरह के ऑसिलेटर को टिकलर ऑसिलेटर भी कहा जाता है। टिकलर, ये जो इसकी सेकेंडरी कॉइल होती है ना, इसको कई दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स में टिकलर कॉइल कहा जाता है। तो इसलिए फिर इसका नाम जो है वो टिकलर ऑसिलेटर, क्योंकि फीडबैक वोल्टेज जो है वो टिकलर कॉइल के थ्रू जो है वो इनपुट की तरफ पहुंच रहा है, इसलिए इसको टिकलर ऑसिलेटर भी कहा जाता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज ये है, नंबर 1 कि जो ट्रांसफार्मर होता है ये स्पेस ज़्यादा घेरता है, बल्कि होता है, भारी होता है, कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो इसलिए आर्मस्ट्रॉन्ग ऑसिलेटर को प्रेफर इतना ज़्यादा नहीं किया जाता। हार्टले ऑसिलेटर, कॉलपिट्स और क्लैप्स ऑसिलेटर, ये 3 ऑसिलेटर जो हैं वो जो एलसी फीडबैक नेटवर्क में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब के सब ऑसिलेटर जो है, इनकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला तो हमने कुछ ना कुछ लिखा है यहाँ पर, लेकिन इन सब की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्वालिटी फैक्टर के साथ चेंज होती है। मैंने आपको बताया था कि यानी असल जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है वो होता है 1/2π, और ये एलसी नेटवर्क जो भी है मल्टीप्लाइड बाई Q² इन ओवर Q² + 1 स्क्वायर रूट। तो ये जो चीज़ है इसमें क्वालिटी फैक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसका मतलब है क्वालिटी फैक्टर क्या होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। और हमने देखा था कि अगर क्वालिटी फैक्टर 10 या 10 से ज़्यादा हो तो उस वक्त फिर इस फैक्टर का इतना ज़्यादा असर नहीं होता, फिर फार्मूला यही होता है 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ LC। तो इसका मतलब है क्वालिटी फैक्टर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें हम एक नेचुरल क्रिस्टल जो है वो इस्तेमाल करेंगे, क्वार्ट्ज की बनी हुई, और उसका क्वालिटी फैक्टर जो है वो नेचुरली, यानी अल्लाह पाक ने जो उसकी कंस्ट्रक्शन है उसी के अंदर उसका जो क्वालिटी फैक्टर है वो कई हज़ार जो है वो रख दी है। तो इसका मतलब है वहाँ पर फिर हमें प्योर ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। इस चीज़ को जहन में नहीं रखना, क्योंकि उन क्रिस्टल का क्वालिटी फैक्टर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।